ANI या वृत्तसंस्थेला एक सविस्तर मुलाखत दिलेली आहे. पाहूयात याच मुलाखतीमध्ये अजित दादा काय म्हणतात. You're listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Mumbai, the capital of the state of Maharashtra. My guest today is the Deputy Chief Minister of the state, Ajit Pawar. For over 6 to 7 years, he's played a crucial role in which way the coalition politics swings in the richest state of the country. Namaste sir, आप ANI के podcast में आए, धन्यवाद. मैं स्टार्टिंग से ही आपसे यही सवाल पूछूंगी जो आज के अखबार में भी आया हुआ है, जो आपने कहा कि शायद अपनी पत्नी को आपने सुप्रिया जी के अगेंस्ट लड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए था, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे. स्मिता जी, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरे मन में जो आता है वो मैं बोल देता हूँ. मैं अभी नहीं, 35 साल हो गए मैं पॉलिटिक्स में हूँ, और ऐसे ही किसी ने मुझे सवाल पूछा. इस चुनाव होने के बाद मैं बहुत सोचता था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये उसमें जिम्मेवार मैं हूँ. मैं किसी को दोष देना बिल्कुल नहीं चाहता, मैं अभी भी आपको भी बताता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये बोल दिया. नहीं करना चाहिए था मतलब कि परिवार के लिए या पार्टी के लिए गलत था? परिवार के लिए गलत था, क्योंकि हम बहुत सालों से एक परिवार के नाते, हमारे ग्रैंड मदर हो, हमारे ग्रैंडफादर हो, तब से सब एक फैमिली के नाते सब तो रहते हैं. तो इसीलिए मेरे मन में आया कि ये फैमिली में जब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए, और खड़े होने के बाद तो एक हारने वाला था, एक जीतने वाला था. कोई भी जीतने वाला वो फैमिली का ही था, हारने वाला भी फैमिली का ही था. फैमिली के बाकी लोगों को तकलीफ होती थी, ऐसा सब मैंने देखा, इसलिए मैंने कहा जो मन में था वो कह दिया. पर जब निश्चय किया गया था कि सुनेत्रा जी लड़ेंगी सुप्रिया जी के खिलाफ, तो ये पार्टी ने तय किया था या आपने? ये हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया था, दूसरे किसी ने मुझे बताया नहीं था. सबने मिल के एक हमारे पास जगह बहुत कम थी, वैसे तो 3 ही जगह हम लड़ने वाले थे, 4, शिरूर, बारामती, परभणी एंड रायगढ़. लेकिन फिर बाद में परभणी की सबके साथ बात करने के बाद हमें छोड़नी पड़ी, और फिर उस्मानाबाद, जिसको हम अभी धाराशिव बोलते हैं, वो हमने ले ली. लेकिन वहाँ इतना कोई नीचे के सब जो MLA थे वो ज़्यादा से ज़्यादा महायुति के थे, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नहीं थे. लेकिन क्या आपके इस बयान से जो आपने कल कहा, क्या उससे आपको नहीं लगता कि पार्टी का काडर थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा कि क्या अजीत दादा फिर से जा रहे हैं उस तरफ? नहीं, कैसे है स्मिता जी, मेरा स्वभाव मेरे पार्टी के सभी लोगों को मालूम है. 30-35 साल मुझे सब पहचानते हैं, तो मुझे ऐसा, मेरे फैमिली के बारे में बोलने का तो मुझे पूरा अधिकार है. ये मैंने एज अ फैमिली के नाते बोला है. फिर दूसरा किसी को नाराज़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा कहना है. और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि अगर किसी को ये स्टेटमेंट खराब लगा तो उन्होंने ज़्यादा उसमें सोचने की बात नहीं है, वो हमारा फैमिली मामला है. इससे खराब की बात नहीं होती, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. मैंने जो कहा वो कहा, अभी उसके बारे में मैंने दिल से कहा. अभी बार बार उसमें आप पूछेंगे और बार बार मैं वही जवाब देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. क्या महायुति के लोग उन्होंने आपको फोन किया या उन्होंने आपसे पूछा कि आप इसको क्लैरिफाई कीजिए, नहीं तो हमारे कोalition में भी कंफ्यूजन? नहीं, मुझे किसी, 1 मिनट स्मिता जी, मुझे कोई कुछ भी नहीं कहता, और मुझे जो मन में आता है वैसा मैं करने की कोशिश करता हूँ. जब बाकी का डिसीजन हो तो हम सब साथियों के साथ बात करते हैं, और फिर जो अंतिम डिसीजन लेना चाहिए वो लेते थे. जी.
पॉलिटिक्स के बारे में। आपने एक लाइटर वेन में हंसी मजाक में ये भी कहा कि शिंदे जी और फडणवीस जी जो हैं वो आपसे जूनियर हैं, लेकिन आप रह गए, ऐसे कुछ कहा नहीं आपने? स्मिता जी, क्या हुआ, एक प्रोग्राम था, एक बुक था योद्धा के नाम का, हमारे चीफ मिनिस्टर के ऊपर, और गवर्नर थे, मैं चीफ मिनिस्टर थे, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, बहुत से वहाँ के एमपीज थे, एमएलए थे, बहुत लोग थे। एक ऐसा अलग टाइप का फंक्शन था, वो पॉलिटिकल फंक्शन नहीं था। हाँ। सभी पार्टियों के लोग थे ज़्यादा से ज़्यादा, और हम ऐसे, मैं बोलते वक्त मैं ऐसा कुछ सामने कुछ रखकर पढ़कर नहीं बताता, मैं स्पीच देता। पॉइंट होगा तो मैं ज़रूर देखता, मुझे अगर कोई पॉइंट अपना रह गया क्या नहीं रह गया क्या। लेकिन तब मेरे मन में आया, मैंने ऐसा ही सोचा कि अजीत पवार पॉलिटिक्स में 91 में आए, देवेंद्र जी 99 में आए, और एकनाथ जी 2004 में आए। तो ये तो सब होते हुए वो 2004 वाले भी चीफ मिनिस्टर बने, 99 वाले भी चीफ मिनिस्टर बने। ऐसे हंसी मजाक में मैंने कहा, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है फर्स्ट टाइम आने वाले चुनाव में जीत के, चुनाव में न जीत के आने वाले उद्धव ठाकरे साहब भी तुरंत चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास 145 फिगर तैयार थी। महाराष्ट्र में जिसको भी चीफ मिनिस्टर बनना है, उनके पास एमएलए के फिगर 145 होनी चाहिए। तो ये तो हर एक का नसीब का भाग है, और उनको आज तक उन्होंने जो भी काम किया है उसका भी भाग है। और हमारे इनको तो पहली दफ़ा ही मिला, उनको उद्धव ठाकरे साहब को मिला, हमारे पृथ्वीराज चौहान साहब को मिला, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पीएम ऑफिस में वो मिनिस्टर थे, उसकी जिम्मेवारी पीएम ऑफिस की उनके पास थी। लेकिन वो महाराष्ट्र में आए और चीफ मिनिस्टर बने, बाद में एमएलसी बने शायद। उद्धव जी पे पहले चीफ मिनिस्टर बने, बाद में एमएलसी बने। तो ऐसा भी होता है कि कोई कोई हाउस का, असेंबली का या विधानसभा विधान परिषद का कोई का भी ये काउंसिल का और नीचे न विधायक होते हुए भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये आप लक और नसीब की बात कर रहे थे उस नहीं, वक्त? नसीब की नहीं, मैंने ऐसा कहा कि फिगर होनी चाहिए। हाँ। आप अभी बैठी, आपके पीछे आपका लेटर दिया कि 145 विधायकों का हमारा सपोर्ट स्मिता जी के पीछे है, हमने गवर्नर को लेटर दिया, गवर्नर तुरंत आपको बुलाएंगे और चीफ मिनिस्टर की शपथ देंगे। तो वो फिगर आपके पीछे, आपके यानी किसी के भी पीछे खड़ी होने के बाद वो चीफ मिनिस्टर बनता है। मैंने तो आपको अभी तो example चुनाव भी दिया। कुछ महीने ही बाकी हैं, आपको क्या लगता है आपके पास नंबर आएंगे? मुझे अभी लगता है पहला महायुति की तरफ से हम ये असेंबली का चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें क्लियर मेजॉरिटी अच्छी तरह से आनी चाहिए, ये हमारी सबकी कोशिश है। आखिर हमारा जो वोटर है उनका वो अधिकार है, हम वोटर को ये सब कन्विंस कर रहे हैं कि हमारा शुरू भी हुआ, मैंने वो जन सम्मान यात्रा भी शुरू की। कल हमारा बहुत बड़ा जलगांव में सीएम है और डिप्टी सीएम और बाकी हमारे साथी, इनकी एक बहुत बड़ी रैली हुई खड़ी से, हमारी स्टेट मिनिस्टर सेंट्रल किया, वो भी उसमें शामिल थी, वो एमपी मिसेस वाघ वो भी उसमें शामिल थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसे बहुत बड़ी रैली हुई। हमने काम शुरू किया, अपोजिशन वालों ने अपोजिशन का काम शुरू किया। हर एक अपना अपना काम करेगा, हर एक अपनी अपनी तरफ से महाराष्ट्र के वोटर्स को कन्विंस करने की कोशिश करेगा, और महाराष्ट्र का वोटर उसके बारे में अंतिम डिसीजन लेगा, वोट देगा। आपकी यात्रा भी चल रही है वहाँ पे, शरद पवार जी की भी यात्रा चल रही है, तो खूब जोरों से कंपटीशन चल रहा है दोनों का? नहीं, कंपटीशन नहीं, वो जयंत पाटिल, अमोल कोल्हे, ये सब मिलके उनको जो ठीक लगता है वैसा करता है। क्योंकि हमने बहुत सालों से, जैसे वो पार्टी नई निकाली थी 99 में, तब से मैं तो उसमें जुड़ा हुआ था, तो तब से मुझे सब कुछ मालूम है। वो अभी
उनके हिसाब से आगे जा रहे हैं, मैं मेरे हिसाब से आगे जा रहा हूँ। आखिर वो डिसीजन देना है तो वोटर का काम है। शरद पवार जी से पूछा गया था कि क्या अजीत पवार वापस आएंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी डिसाइड करेगी। तो क्या उनकी तरफ से क्या आपको लगता है कि वो कोई इनविटेशन नहीं दे रहे हैं लेकिन दरवाजा खुला है? नो कमेंट्स। और आप क्या समझते हैं? मैंने कहा ना कि मैं अभी महायुति का प्रचार कर रहा हूँ। मैंने ही बजट में अच्छे योजनाएं लाई है, उसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। फिर हमने जो डेवलपमेंट की है, जब हमें मौका मिला ये गवर्नमेंट में आने का, तब से क्या क्या काम किया है अलग अलग असेंबली में इसमें हर एक विधायक के कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके बारे में हम कहते हैं। और पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी तरफ से थोड़ा कुछ बाकी रहा और उसी कारण के हमारा वोटर थोड़ा सा हमारे साथ नहीं आया, तो उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी क्या रहा काम में? बाकी एक रहा तो संविधान के बारे में। अच्छा, कम्युनिकेशन। संविधान के बारे में अपोजिशन वालों ने एक मुद्दा क्या उठाया कि ये अब की बार 400 पार किस लिए कह रहे हैं कि इनको संविधान बदलना है, इनको रिजर्वेशन बदलना है, इनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो उन्होंने घटना दी वो बदलनी है। ऐसे कई नैरेटिव सेट करने की उन्होंने कोशिश की और हमारे महाराष्ट्र में उसका असर हुआ। खाली शेड्यूल कास्ट में नहीं, वो उस वोटर में नहीं, शेड्यूल ट्राइब के वोटर में भी हुआ। और हम उनको बता रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक संविधान कोई बिल्कुल उसको हाथ लगाने वाले नहीं है। बहुत अच्छा अपना संविधान है, पूरे वर्ल्ड उसका रिस्पेक्ट करते हैं। सब भारत के लोग तो हम सब तो करते ही करते हैं और सालों तक हमेशा करते रहेंगे। पर माने नहीं लोग? नहीं माने नहीं, कोई ज़्यादा करके उनको ऐसा लगा कि ये 400 पार चुनाव का रिजल्ट आने के बाद मेजॉरिटी कितने होनी चाहिए? 275 72, या 73 बोलो या 72 बोलो, 272। तो ये 300 भी नहीं 400 बोल रहे, तो 2 दफा तो इनको 300 से ज़्यादा मिले ही मिले एनडीए को। तो अभी 400 क्या, ऐसा बराबर उनके मन में थोड़ा सा ऐसा कुछ डाउट था। डाउट पैदा किया और वो बैठ गया डाउट। और उसमें हम कम हमारी तरफ से कोशिश जितनी हुई हमने पूरी की, लेकिन हमारे ऊपर वो वोटर ने भरोसा नहीं किया। और हमारा शेड्यूल ट्राइब वो भी, उनको भी लगा कि अभी एससी का जाएगा तो एसटी का भी जाएगा रिजर्वेशन। ऐसा सब हुआ क्योंकि हमने बाद में पूछा ना, जब वोटिंग हो जाता है ना, पहले कैसे वोटिंग होने के बाद सब ये जो बैलेट पेपर थे वो एक होते थे। आपके गांव में कितना वोट मिला, मेरे गांव में कितना मिला, दूसरे के गांव में कितना मिला, वो समझता नहीं था। सब बैलेट पेपर एक करके फिर बाद में 25-25 या 50-50 के ये बैलेट पेपर लेके वो किसको कितना वोट मिला वो समझता था। तो गांव ने कितना दिया वो नहीं। अभी वैसा नहीं होता। अभी ये मशीन के कारण बूथ वाइज समझो, मेरे गांव में 5 बूथ है, तो बूथ नंबर 1 में कितना हुआ, 2 में कितना हुआ, 3 में कितना हुआ, 4 में कितना हुआ, 5 में कितना हुआ, तो वहाँ वोटर कौन से है। तो कुछ बूथ में शेड्यूल कास्ट के वोटर ज़्यादा रहते हैं, कुछ गांव खाली ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब के ही रहते हैं, तो उसमें तुरंत समझ में माइनॉरिटी के कुछ तो गांव, आपको डेमोग्राफिक्स पता लग जाता है कि कौन से गांव है? अंदाज लग जाता है। हाँ। थोड़ा बहुत समझो एक गांव माइनॉरिटी का है, कुछ तो गांव रहते ही है ना। माइनॉरिटी वोट आपको आता है? नहीं, इस दफा नहीं ना आए, वो भी नहीं आए। उनको क्या हुआ,
उनके अभी हम बोलते होने के बाद तो पता करना पड़ता ही हर एक को कि क्यों हम अपने को जितना सक्सेस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो थोड़ा सा उनके साथ बात की, कोई तो आपके जाने पहचाने नज़दीक वाले रहते हैं कि क्या आपको मैसेज आया ऊपर से वगैरह। तो उन्होंने वो बोले हमारे कौम में ऐसा मैसेज था कि CAA ये जो नया कानून लाया है वो किस लिए लाया था कि अपने इंडिया से बाहर जो लोग हैं इंडियन उनको वापस इंडिया में लाने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। और वो प्रावधान CAA से किया क्योंकि यूक्रेन में वॉर चालू था, रशिया यूक्रेन का, फिर इज़राइल का गड़बड़ चालू है, ऐसे अलग अलग कंट्री में ये सब प्रॉब्लम चलते हैं। तो वहाँ के लोग समझो 20 साल 25 साल 50 साल बाहर गए होंगे, तो उनको वापस इंडिया आना है, वो इंडिया उनको सेफर लगता है। तो इसके लिए आने के लिए कुछ तो कानून बनना चाहिए था, इसीलिए वो बनाया। लेकिन बहुत से हमारे माइनॉरिटी के लोगों को ऐसा लगा कि ये कानून उनको अंदर लेने के लिए, अपने को बाहर भेजने के लिए, या हिंदू राष्ट्र करेंगे, हिंदू राष्ट्र करने के बाद आपका हमारा वोट का अधिकार चला जाएगा, ऐसा कुछ ऐसे। पर ये 2019 में भी बात चली थी, 2019 चुनाव के पहले तब भी चला था नहीं, तब से ये आया था। नहीं, नागरिकता हटा देंगे करके ये सब बात चली थी, लेकिन हुआ नहीं, असर नहीं हुआ। तब क्या हुआ, एकदम मोदी साहब का 5 साल का काम, उनका करिश्मा, ये सब इतना लोगों के मन में था। और तब आपको स्मिता जी मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं अपोजिशन में था तब, वो पुलवामा के, आप देखो पुलवामा के पहले सर्वे जो आया वो सर्वे क्या था, और पुलवामा के बाद सर्वे आया होने के बाद तुरंत, तो सर्वे जब भारत देश का बॉर्डर का ऐसा कुछ इशू निकलता है तो तुरंत भारतीय सब एक हो जाते, नहीं हम भारतीय है, अपने को अपने पर आपको देश क्या लगता है कि 2024 में अगर बीजेपी हो या एनडीए हो अपना मैसेज वोटर तक नहीं पहुंचा सकी आरक्षण के ऊपर, तो क्या अभी आपके पास सिर्फ 3-4 महीने हैं, 2024 का इलेक्शन और महाराष्ट्र का इलेक्शन, अभी विधानसभा का इलेक्शन, ये 3-4 महीने में क्या आप ये जो आप कह रहे हैं दुष्प्रचार, उस दुष्प्रचार को आप दूर कर सकते हैं? स्मिता जी, पूरे देश में भी ये नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं वहाँ बिल्कुल इसका असर नहीं गिरा। समझो वहाँ के लीडरशिप हो, यहाँ चंद्रबाबू नायडू, वो शिवराज चौहान हो, या नीतीश कुमार हो, इवन चिराग पासवान भी उनके साथ एनडीए के साथ थे, ऐसे सब थे। तो वहाँ लीडरशिप एक स्ट्रांग होने की वजह से वो सब एकदम अच्छी तरह से उन्होंने वहाँ चुनाव के वक्त प्रचार किया और उन्होंने ठीक तरह से लोगों को समझाया। लेकिन हम कम पड़े कहाँ, महाराष्ट्र में, ये तो सही है क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है इसलिए। नहीं, कोalition गवर्नमेंट नहीं, हमने इसके बारे में इतना ये इशू अपने को तकलीफ देगा ऐसा थोड़ा बहुत लगा। लेकिन हम जब बता रहे थे तो आप और मैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे, एज आप अपोजिशन में, मैं रूलिंग पार्टी में, आप अपने हिसाब से लोगों को समझा रहे थे, वोटर को, मैं अपने हिसाब से समझा रहा था। लेकिन वोटर तो आपका तो सुनेगा या मेरा सुनेगा, लेकिन वोटर ने मेरा कम सुना, आपका ज़्यादा सुना, इसीलिए हमारा कैंडिडेट। एक तो आरक्षण वाली बात थी कि आरक्षण हटा देंगे, दूसरा आप कह रहे हैं सीए, तीसरा ये भी था कि कहा गया था कि जब मोदी जी ने शरद पवार जी को अटैक किया, भटकती आत्मा वगैरह कहा, तो वो नेगेटिव हुआ उसकी वजह से, क्या आपको लगा? नहीं, उसके बारे में अलग अलग बहुत से, मुझे इसके बारे में अभी मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया है, मैंने पीछे क्या हुआ मैं वो ज़्यादा भी। पर आगे का जो रणनीति होगा आप लोगों का, वो पीछे क्या गलती हुई उसको सही तो करना पड़ेगा। हमने एक बैठकर उसमें से चर्चा की। अभी हम जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के
स्पीच देने वाले लोग हैं, तो हमने तय किया था कि ये लाइन पे चलना है। हमारे शिवसेना वाले शिंदे साहब, हम बैठे थे, शिंदे साहब, मैं और देवेंद्र जी, और हमने अब हम ये लाइन पे चलेंगे, ये लाइन पे चलेंगे, ये लाइन पे चलेंगे। अभी हमारे पार्टी में और शिंदे साहब के पार्टी में हम दोनों ही डिसीजन लेने वाले हैं। कोई मतभेद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके बारे में वो डिसीजन लेने वाले, हमारे बारे में हम, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे जो सीनियर लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, सब मिलके हम डिसीजन लेने वाले। तो हमने बहुत सालों से एक साथ काम किया है, तो उसमें कोई दोहरा नहीं होती। और तीसरा, देवेंद्र जी ने यहाँ कुछ बताया, तो भी देवेंद्र जी की पार्टी आज देश के सबसे बड़ी पार्टी है, समझो। तो उनको यहाँ बोलने के बाद उनके हाई कमांड के साथ भी बात करनी पड़ती है, वो करेंगे बात। क्योंकि हर इलेक्शन के बाद मंथन होता है कि क्यों हुआ, ऐसे रिजल्ट कैसे हुआ, जो एक्सपेक्टेड था उसके हिसाब से नहीं हुआ। सभी पार्टी करती हैं, सोचती हैं कि क्या नहीं हुआ, क्या हुआ। तो महाराष्ट्र के बारे में कहते हैं कि चाहे आपकी पार्टी का काडर हो या शिवसेना की काडर हो या बीजेपी का काडर, कि जब से एनसीपी आया है कंफ्यूजन है शिवसेना के काडर में कि कैसे इनके साथ हम लोग प्रचार करेंगे एक साथ। तो मिक्स्ड मैसेजिंग आ रहा था। स्मिता जी, हमने 2.5 साल शिवसेना के साथ गवर्नमेंट चलाया। उद्धव ठाकरे शिवसेना के चीफ थे, अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में था, पार्टी ने उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था। वो चीफ मिनिस्टर, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। कोरोना जैसा एक इतना बड़ा संकट आया था, पूरे अपने वर्ल्ड पे आया था ना, तो उसमें तो सभी परेशान थे। सबको वैक्सीन देना चाहिए था, सबको अलग अलग एरिया में हॉस्पिटल, जंबो हॉस्पिटल, समझो इंफ्रास्ट्रक्चर, समझो ये डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब काम तो बहुत करना पड़ा। हमने ऐसा नहीं, 2.5 साल हमने साथ काम किया है ना। एकनाथ जी शिंदे साहब भी हमारे साथ थे, वो भी मिनिस्ट्री में एक सीनियर मिनिस्टर के नाते काम कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर 2.5 साल आपने अच्छे वो एडमिनिस्ट्रेशन दिया, प्लस 2024 में साथ लड़े, तो अब सिविक पोल्स में अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? जो सिविक म्युनिसिपैलिटी वाला पोल्स नहीं, हमेशा तो ऐसा ही होता है। 99 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब नई पार्टी हुई, 10 जून 99 को शिवाजी पार्क में पवार साहब, संगमा जी, तारिक अनवर जी और बहुत साथी, भुजबळ साहब थे, विजय दादा थे, पदम सिंह पाटिल थे, मधुकर पिचड़ थे, ऐसे बहुत से साथी थे। हम थोड़ा सेकंड लाइन पे काम करते थे, ये सब सीनियर थे, ये सब मेन लीडर थे। तो तब से पार्टी काम करी है। तो हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्यों निकाली आपको पता है? हाँ। वो परदेसी मुद्दे के कारण, पर कि मुद्दा मालूम है आपको। तो वो होने के बाद पार्टी निकाली सोनिया गांधी के ऊपर। हाँ। पार्टी निकाली जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तो हम कांग्रेस के साथ गठबंधन किया चुनाव होने के बाद। विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर बने, भुजबळ साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, और ये बनने के बाद 15 साल हमने गवर्नमेंट चलाया। 99, 2004, 2004, 2009, 2009, 2014, ऐसे 15 साल गवर्नमेंट चला है। लेकिन लोकल बॉडीज के चुनाव थे, तब हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। हम खाली असेंबली के और पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त हमारी आघाड़ी थी, आप ठीक तरह से सोचो। हाँ। और बाकी में कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है मैं कॉर्पोरेटर बनूं, मैं ZPs का मेंबर बनूं, मैं पंचायत समिति का मेंबर बनूं, ये अलग अलग चुनाव जो रहते थे वो हम एक दूसरे के साथ लड़ते थे। पर उस वक्त शरद पवार जी हेड कर रहे थे आपकी पार्टी को, तो वो जिस दिशा में वो ले जाते थे लोग मान जाते थे कि हाँ अलग लड़ना है, साथ में लड़ना है। अब क्या आपको लगता है कि जो 2024 का जो वर्डिक्ट आया है उससे क्या ऐसे लगता है कि रियल एनसीपी कौन है इसका तय अभी फैसला तय नहीं हुआ है? ये देखो, पवार साहब देखते थे, वो तो मेन लीडर थे, पार्टी के कमांड उनके ही हाथ में थी। लेकिन लोकल बॉडीज के चुनाव के वक्त बम्बई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम पूछते थे, वहाँ के हमारे MLA, हमारे MPs होंगे,
तो हम उनको पूछते थे। समझो तब एक दफ़ा संजय पाटिल चुनाव जीत के आया था। ऐसे वहाँ के सब एमएलए तय करते थे और पार्टी प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट के कि अपने को कोalition करना है या अकेले लड़ना है, और उनको फ्री हम हैंड देते थे कहाँ डिस्ट्रिक्ट में क्या करना चाहिए। कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस साथ साथ लड़ती थी। ये तो ये टॉप डाउन डिसीजंस नहीं होते थे? नहीं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में डेमोक्रेटिक होता था। वहाँ जो भी वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, वहाँ कौन से पार्टी का कितना ये, समझो एक डिस्ट्रिक्ट में अपनी कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग है तो वो हमें नहीं साथ लेते थे। वो बोलते थे कि हमें स्ट्रांग है, हमारी जिला परिषद आने वाली तो क्यों साथ ले। तो क्या अभी आपको ये लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में हम सब स्ट्रांग थे। समझो सातारा डिस्ट्रिक्ट हो, पूना डिस्ट्रिक्ट हो, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट हो, सांगली डिस्ट्रिक्ट हो, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हम स्ट्रांग रहते थे तो हम अकेले लड़ते थे। पर अभी आपके कौन से स्ट्रांग डिस्ट्रिक्ट्स हैं फिर? क्योंकि जिस तरह रिजल्ट आए हैं 2024 में, क्या आपको लगता है कि जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन था तो गलती हो गई जिस डिस्ट्रिक्ट को आपको देखा है? स्मिता जी, पीछे क्या हुआ अभी उसके बारे में बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मेरा ये एक रिक्वेस्ट है आपको, मैंने जो भी थोड़ा बहुत कहना चाहिए था वो मैंने कह दिया है। अभी मैं आगे का सोचता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत क्या, मुझे सबको ऐसा नहीं लगेगा, मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया। सीएए के बारे में बताया, वो संविधान के बारे में बताया। ये दो इशू बहुत, तो अभी लगता है आपका मैसेजिंग ऑन द, हम बता रहे थे, हमने संविधान दिन शुरू किया, हम संविधान भवन बना रहे हैं। रिस्पॉन्सिव है लोग, या क्या राष्ट्रपति भवन में जब शपथ ली तब संविधान वहाँ रखा था, आपने भी देखा होगा। संविधान के लिए अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 15 अगस्त को संविधान दिवस, स्वतंत्र दिन है, तब हम संविधान वहाँ पढ़ने वाले। सुबह मैं भी फ्लैग होस्टिंग होने के बाद हर एक हमारे पार्टी के जो भी पार्टी प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट पार्टी प्रेसिडेंट होंगे वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में वैसा करेंगे। और मैं आपके ये अपने जो मेरे साथ बात हम दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, अपना इंटरव्यू चालू है। ये इंटरव्यू के माध्यम से मैं पूरे देश को और पूरे महाराष्ट्र को बताना चाहता हूँ कि हम संविधान का रिस्पेक्ट करते थे, कल भी करते थे, आज भी कर रहे और आगे भी हमेशा करते रहेंगे। इसके बारे में जो माहौल बनाया था, और इसीलिए हमारे SC/ST थोड़े से हमारे से दूर हो गए थे। मैंने अभी जन सम्मान यात्रा के कारण में ट्राइबल का जो एरिया है, समझो कड़वन हो, सुरगाना हो, दिंडोरी हो, ऐसे अलग अलग एरिया में मैंने वहाँ कार्यक्रम लिए, हम सब साथ साथ थे। अजीत जी, आपने कहा था कि जो CA को लेकर लोगों के मन में था कि हाँ हिंदू राष्ट्र ले आएंगे और मुसलमान की जगह के लिए जगह नहीं होगा राष्ट्र में अगर हिंदू राष्ट्र है तो। एक वक्फ तो ऐसा हुआ, और शायद वोटिंग के लिए खाली जो हिंदू होंगे उनको ही वोट का अधिकार, ऐसा उसका तो डर पैदा हुआ। उसमें ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं था। उसमें कई सारे लोगों ने सोचा कि मैसेज गया कि जो भी बीजेपी को हरा सकता है उसको वोट देना है, उसकी वजह से कांग्रेस को बहुत सारे वोट पड़े महाराष्ट्र में, ये कहा जाता है, कई विशेषज्ञों ने कहा है। इसमें उद्धव ठाकरे को ये माना जाता था कि ही इज अ प्रोटेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज, लेकिन जब वक्फ बोर्ड के ऊपर जब पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ तो शिवसेना के सारे लोग, मतलब उनका शिवसेना, उनके सारे लोग पार्लियामेंट में नहीं थे। उसको लेके भी अब कंफ्यूजन हो गया है कि उद्धव ठाकरे कहाँ हैं वक्फ बोर्ड के इशू पर, कहाँ पे वो खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है कि अब जो मुसलमान वोटर है थोड़ा सा रीथिंक कर रहा है कि उद्धव ठाकरे को वोट देकर सही किया कि नहीं? श्वेता जी, जब ये चुनाव होने के बाद मैंने खुद ने बहुत सोचा, हम साथियों, हमारे जो साथी उनके साथ भी हमने चर्चा की, अलग अलग हमारे बाकी के जो जिनका पॉलिटिक्स में संबंध नहीं है उनके साथ भी हमने चर्चा की, जो कॉमन मैन है या अब उनके जो फील्ड है उसमें अच्छा काम कर रहे, वो समझो एनवायरनमेंट वाले लोग हो, अलग अलग बहुत से लोग रहते हैं। तो वो सब चर्चा करके मैं
जिस मेरे मन में जो आया वो मैंने आपको बताया कि ऐसा कारण हो सकता है, इसीलिए हम हार गए, हम बैकफुट पे गए महाराष्ट्र में। अभी मैंने जब जन सम्मान यात्रा के नाते मैं बाहर प्रचार के लिए बाहर निकला, लोगों को मिलने के लिए, हम सब, मैंने, मेरे बाकी सब साथी, तो मैंने एक तय किया है कि अभी आज से चुनाव होने तक, वोटिंग होने तक खाली डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करने का। अपोजिशन वालों ने, इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, इनका ये कहना है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? उनका कहना है उनके पास, मेरा उसके बारे में कुछ भी कहना नहीं। मेरा कहना इतना ही है, मैं डेवलपमेंट का काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ। मुझे डेवलपमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह जल्दी उठकर, आज तो हम 7 बजे इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं कभी कभी 6 बजे को भी इंटरव्यू के लिए टाइम देता हूँ। पर सर, डेवलपमेंट पर वोट पड़ता नहीं है। नहीं, अगर पड़ता नहीं, तो उत्तर प्रदेश में ये रिजल्ट नहीं निकलता। सही है ना। उसमें क्या हुआ, उसका अलग अलग कारण है। कोई बोलता है कि जब कैंडिडेट, किनको वो ये देना चाहिए था, टिकट देना चाहिए था, किनको नहीं देना चाहिए था, वो उनके स्टेट का वो अधिकार है, उसके बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये सब होते हुए मैंने इस दफ़ा जो हमारा बजट था, बजट सेशन, तब हमने बहुत सबने मिलके अच्छे योजनाएं लाई है, करीबन 7 योजनाएं हैं। और बहुत साल मेरे मन में है, कम से कम इस दफ़ा 10वां बजट पेश मैंने किया, 10वीं बार। यानी इतने साल मैं अभी नहीं, पहले से आज तक एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, एज अ प्लानिंग मिनिस्टर के नाते काम कर रहा हूँ, एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाते काम कर रहा हूँ। तो ये बजट पेश करते वक्त मैंने बहुत लोगों के साथ बात की, रूरल के, गरीब लोगों के, महिलाओं के साथ, ऐसे अलग अलग युवा युवतियों के साथ, फार्मर्स के साथ। तो मेरे मन में बहुत दिन था कि एक दफ़ा ये फार्मर्स का बिजली माफ़ करना चाहिए। उनको बहुत तकलीफ होती है और वो पैसा नहीं भर सकते, फिर वो काट देते हैं। काटने के बाद वो कभी कभी खुदकुशी करने की भी कोशिश करता है हमारा फार्मर। हाँ, ऑलमोस्ट 3000 सुसाइड्स हो चुके हैं। नहीं, वो ये, और ये दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ दिस स्टेट कि ये रिचेस्ट स्टेट है और अभी भी किसान जो है यहाँ पर इतना बदनसीब है कि उसको जान लेने के अलावा उसके लिए उसको कुछ लगता नहीं है। डेट ट्रैप इतना है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस राज्य में इतना हो चुका है, और जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता हैं, दे हैव नॉट डन देयर ड्यूटी टुवर्ड्स द पीपल ऑफ दिस स्टेट। स्मिता जी, आपको पता नहीं, आप तो जरूर सवाल पूछने का आपको अधिकार है, लेकिन हम भी 30 साल पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। आज तक 3 दफ़ा फार्मर्स को उन्होंने लोन जो उठाया था उसकी माफ़ी दी। एक दफ़ा सभी देश में दी थी, तब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, पवार साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तब दी थी 71,000 करोड़ की, आपको याद होगा। सेकंड टाइम देवेंद्र फडणवीस जब चीफ मिनिस्टर बने, तब उन्होंने क्रॉप लोन के जो भी हमारे फार्मर्स थे उनको ये माफ़ी दी, फार्मर्स को उनके लोन उन्होंने सब माफ़ किए। फिर उद्धव ठाकरे साहब का गवर्नमेंट आया, तब मैं ही फाइनेंस मिनिस्टर था, तब भी हमने दी। 3 दफ़ा कोशिश की, 3 दफ़ा कोशिश नहीं की, 3 दफ़ा डिसीजन लिया। हमने फार्मर्स को 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना 0%, ऐसे हम फार्मर्स को क्रॉप लोन देते हैं। जब हमारा खरीफ सीजन शुरू हो जाता है, अभी खरीफ चालू है, खरीफ के बाद रबी आ जाता है, तो क्रॉप लोन हम 0% से देते हैं। उसका लोन का जो इंटरेस्ट रहता है, तो 50% जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, 50% जिम्मेवारी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लेता है। क्यों लेता है? कि उसको तकलीफ ना हो, उसके पास कोई क्रॉप लेने का, उसके मन में जो भी क्रॉप लेना है, उसके लिए उसको कुछ ना कुछ फंड्स होने चाहिए ना। खाली वो लोन लेने के बाद 1 साल के अंदर उन्होंने रिपेमेंट करना चाहिए। ये अभी
यही सोचकर हमने बिजली की माफी वो लाया और उसको एक मदद कैसे हो सकती है फार्मर्स को, ये कोशिश की। और एक्सपोर्ट बैन जो है प्याज के ऊपर नहीं, जो था। उसके बारे में भी हमारी चर्चा हुई। उसके बारे में भी हमने ऊपर अमित भाई के साथ बात की, पीयूष गोयल साहब के साथ बात की, शिवराज सिंह चौहान साहब के साथ बात की, चीफ मिनिस्टर मैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी, हम इसके साथ इसके बारे में हम सब एक है। कल भी हम जलगांव जा रहे थे, जाते वक्त हम सब एक ही प्लेन में थे, आते वक्त सब हम एक ही प्लेन में थे। तब जाते आते वक्त प्याज के बारे में भी हमने चर्चा की कि जैसे मिल्क पाउडर इंपोर्ट करना बंद करने का, कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारे यहाँ के जो डेयरी फार्मर्स है उनको रेट अच्छा मिल सकता है। अभी रेट हमारे यहाँ कम है, तो हमने इस बजट में उससे पहले ही, बजट के पहले ही थोड़ा सा वो हमने शुरू किया है। 5 रुपया लीटर जो भी गाय का मिल्क दूध रहता है उसके बारे में हमने 5 रुपया ज़्यादा फार्मर्स को इंसेंटिव हम देते हैं। इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट, ये दूसरी समस्या। मैं बॉम्बे शहर के बारे में बाद में, मुंबई शहर के बारे में बाद में आऊंगी। वाटर मैनेजमेंट और इरिगेशन हमेशा दिक्कत देती है महाराष्ट्र में। सूखा पड़ता है, बाढ़ पड़ता है अभी तक, और आपका एक एरिया है पूरा महाराष्ट्र में जहाँ पे हमेशा सूखा रहता है। तो इसका एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बन सकता है क्या? लॉन्ग टर्म प्लान किया। टेम्बू, ताकारे, महिसाड़, ये डीपीएपी के जो हमारे तहसील है वहाँ हमने प्लान किया। अभी वहाँ पानी हमने 5 दफ़ा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे 5-6 दफ़ा पानी उठा के जिस एरिया में हमेशा अकाल पड़ता था वहाँ हमने पानी दे दिया है। अलग अलग हमारी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम चालू है। अभी बिजली मुफ्त देने के बाद लोगों को और भी वहाँ मदद होने वाली है। आपको पता होगा टेम्बू, ताकारी, महिसाड़, उरमोड़ी, जिहे काठापुर, जनाई, सिरसाई, पुरंदर, विष्णुपुरी, ऐसे बहुत से हमारे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, वो हमने शुरू की है। हमने बैरेजेस किए हैं। अभी हमने कैबिनेट में वाइनगंगा पाइनगंगा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें हमें सेंट्रल की भी मदद लेनी ही पड़ेगी, हम लेंगे। दूसरा नारपार प्रोजेक्ट, आज के पेपर में या कल के पेपर में ही उसके बारे में बहुत कुछ आया है। वो भी जो वेस्ट में जो पानी गिरता है और समुद्र पर चला जाता है, वो पानी ईस्ट में लाने के लिए वो हमारी नारपार योजना है। उसके कारण भी हमें बहुत मदद होने वाली है। ये भी हम कर रहे, कुछ काम ऑलरेडी किए हैं। इरिगेशन हमारे यहाँ बढ़ा है। आप देखो हमारे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में रब्बी का डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन अभी वहाँ 32 या 33 शुगर फैक्ट्रीज है। शुगर फैक्ट्रीज कब लगाते हैं? गन्ना आने पानी के आए, बाद। हाँ। गन्ना कब आता है? जब पानी अवेलेबल होगा। तो ऐसा हुआ है ना। क्या होता है कि अभी हमारे यहाँ जैसे पंजाब में, हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन हो जाता है, वहाँ अलग सिचुएशन है, हमारी सिचुएशन अलग है। हमने कितनी भी कोशिश करने के बाद हम 40% से ज़्यादा इरिगेशन नहीं बढ़ा सकते। यहाँ की जो सिचुएशन है उसी हिसाब से ऐसा सब कुछ है। इसीलिए हम कुछ यहाँ टनल बनाते हैं। एक वैली का पानी दूसरे वैली में, समझो भीमा वैली है, भीमा वैली का पानी हमने सीना वैली में लेके गए। भीमा रिवर का पानी सीना रिवर में इतना पानी नहीं मिलता, तो अभी वो पानी जा रहा है टनल का। फिर हमारा कृष्णा वैली का पानी हमने नीरा वैली में लाया है। ऐसे हमारे प्रोजेक्ट है। हम अभी क्या करने वाले हैं, हमारा उसके बारे में सब जो भी स्टडी होना चाहिए था वो हो गया है। कोल्हापुर से हमारा इतना पानी बह जाता है कि पूछो मत। हमेशा हमारा कोल्हापुर सिटी उसमें पानी जाता है, सांगली पानी में जाता है। तो वहाँ से टनल निकाल के पंचगंगा का, कृष्णा का, वारणा का, वहाँ का पानी टनल से हम जिस एरिया में, हमारा मराठवाड़ा में पानी बहुत कम है, तो वहाँ से पानी नीरा वैली में और नीरा रिवर से पानी
उजनी में, और उजनी में से पानी लिफ्ट इरिगेशन करके मराठवाड़ा में उसके टनल के काम कुछ चालू है, लिफ्ट इरिगेशन के काम चालू है। ऐसा नहीं है, काम तो चालू है क्योंकि लोगों को दिखाई देता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स आने के लिए कुछ कुछ एरिया में रिजल्ट्स आए, नहीं आया ऐसा लॉन्ग कुछ टर्म नहीं। प्रोजेक्ट्स है, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और इसके लिए कुछ हमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी पैसा चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तरफ से पैसा चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारी बात हुई है और हमने कल या परसों या नारपार के बारे में हमारे गवर्नर साहब की साइन होनी चाहिए थी, वो भी हमने ली। अब मैं शहर की तरफ आती हूँ। जब मुंबई शहर में द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज सो पुअर, ज़रा सी बारिश आती है हर जगह फ्लडिंग हो जाती है, जो रेलवे लाइन है वो बंद हो जाते हैं, लोगों को इतनी समस्या होती है। डिकेइंग सिटी जैसे बन गया है मुंबई शहर। वैसे ही पुणे में भी इस बार बाढ़ हो गया, पानी रुक गया, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, लोग ऑफिस नहीं पहुंच सकते हैं। क्यों ऐसे हो रहा है कि महाराष्ट्र के जो टॉप शहर हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है? क्या आप समझते हैं कि जो गवर्नमेंट है, आप लोग पावर में रह चुके हैं, इग्नोर कर रहे हैं शहरों को? बिल्कुल नहीं। क्या होता है इसके बारे में, क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत लोगों को पता नहीं। पुराना शहर तो बहुत पुराना है, छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने से पूना शहर है, वो सब हिस्ट्री सबको पता है। लेकिन पूना जो मेन सिटी है वो ऐसी है, ये कब्बशी जैसी रहती है, वो बसी जैसी है। उसमें पानी आने के बाद निकलने के लिए हमारे ऊपर वरसगांव, पानशेत, खड़कवासला, टेमघर, ये 4 डैम है। उस एरिया में पवना डैम है, उस एरिया में चासकमान डैम है। वो अलग अलग वो डैम का पानी हमारे भीमा नदी में आता है, वहाँ से वो उजनी में चला जाता है, उसका कारण नहीं। लेकिन कौन से डैम का कारण? एक तो वरसगांव, पानशेत, खड़कवासला, टेमघर, पवना और टाटा की डैम्स, ये सब डैम्स जब भर जाते हैं तो ओवरफ्लो का पानी जब शुरू हो जाता है, वो पानी शुरू होने के बाद हमारा बहुत से बड़ा डैम है, करीबन 110 टीएमसी का, उसमें 50% लाइव स्टोरेज है, 50% डेड स्टोरेज है। तो वहाँ पानी चला जाता है, तो एक ही पूना के बीच में जो मुड़ा, मुठा, ये नदियाँ बहती है, पवना, ये तीनों नदियाँ, तो वहाँ जितना पानी, थोड़ा थोड़ा पानी आने के बाद बिल्कुल नहीं कोई तकलीफ होती। डैम पूरे भरने के बाद खड़कवासला का ओवरफ्लो, वरसगांव का, पानशेत का, टेमघर का और मुळशी का, मुळशी टाटा का डैम है, वो भरने के बाद भी ये पानी पूना की तरफ से ही, वहाँ से पूना पास करके आगे दौंड और दौंड से उजनी चला जाता है, तब भी प्रॉब्लम आता है। इस दफ़ा क्या हुआ, बारिश पूना में भी ज़्यादा हुई, पूना में हार्ट ऑफ द सिटी में ऊपर भी बारिश थी, ऊपर से पानी हमने छोड़ा था 35,000 क्यूसेस, वह आज भी कभी कभी हम छोड़ते हैं, लेकिन तब पूना में बारिश नहीं रहती है, डैम के ऊपर बारिश रहती है, डैम के कैचमेंट एरिया में। ये सब बाद में हुई, वो फ्री कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया, फ्री कैचमेंट एरिया। वो कैचमेंट एरिया की बारिश और डैम जब भर जाते हैं तो जितना पानी डैम में आता है उतना तो पानी छोड़ना ही पड़ता है। कुछ टाइम तक जब डैम खाली रहते हैं तो फुल भरने के लिए जितनी बारिश होनी चाहिए वो बारिश होती है, तो बिल्कुल कहीं बाढ़ बीड़ नहीं आती। तो रिजर्वायर बना क्या करना चाहिए फिर पुणे में? रिजर्वायर का हमारा यहाँ जितने भी साइट है उतनी साइट की ना हमने, उतनी साइट की, अभी वहाँ कोई साइट बाकी नहीं है। हमारा जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का जो एग्रीमेंट हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गई थी, तो उन्होंने बताया कि इतना पानी रुकवाने का अधिकार महाराष्ट्र को है, इतना पानी आगे कर्नाटक को जाना चाहिए, इतना पानी आंध्र प्रदेश में जाना चाहिए। क्या होता है, अभी आपने पूछा इसीलिए मैंने जवाब दिया। ये सबको किस को हम बताएं? ये जो टेक्निकल लोग हैं उनको पता है, जो इरिगेशन में काम कर, वाटर रिसोर्स में काम करते हैं उनको पता है। ये हुआ पूना का। इसके लिए हमारा ये जो डैम है वो बाढ़ कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है पानी से। अभी हम क्या करते हैं,
अभी समझो 80% डैम खाली रखने भरने का, 20% खाली रखने का। किस लिए खाली रखने का? अगर बारिश आई, अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से तो वो उतना समझ गए। हम ये करते। वैसा बम्बई में क्या हुआ, बम्बई तो 7 अलग अलग ये थे, बेड थे, समझो 7 बेड का एक होके वो बम्बई शहर हुआ है। तो बम्बई में आपने मरीन ड्राइव जाते वक्त देखते तो पृथ्वी तो ऐसी है, तो पानी ऐसा आपको दिखाई देता है कि आपका गाड़ी यहाँ है और पानी थोड़ा सा ऐसा ऊपर है। जब बाढ़ हो जाती है, बम्बई का पानी जाता है कहाँ है? समुद्र में। जब समुद्र में भरती आती है तो पानी अंदर चला जाता है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग वाटर के पाइप है ना, वहाँ से पानी अंदर, वो ऐसा प्रेशर उसका आता है, और यह पानी जो गिरता है वो पानी उसमें जाता ही नहीं, क्योंकि समुद्र का पानी कम से कम मेरे ख्याल से 14 फीट 15 फीट ऐसा पानी का उसकी वेव्स आती है। ये सिचुएशन 24 घंटे में 6 घंटे के बाद आती है, समझे ना? तो तब कोई भी, आप अगर मेयर हो, आप अगर यहाँ के कमिश्नर हो, तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। हमने पंप लगवाए, बड़े बड़े पंप लगवाए हैं, लेकिन स्मिता जी मैं आपको बताता हूँ, मैं 32 साल हो गए, 33 साल हो गए मैं बम्बई में रहता हूँ। करीबन 22 इंच पाऊस बम्बई में गिरता है, 22। मुलाखतीच्या सुरुवातीलाच विचारलेला प्रश्न, शरद पवार यांच्यासोबत जाण्याबाबत अजित पवार यांचं काय मत आहे? अजित पवार यांचं उत्तर होतं नो कमेंट्स। या मुलाखतीमध्ये अजित पवार यांनी आणखीनही काही महत्त्वाच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला। विधानसभेच्या निवडणुकांना सामोरं जाताना अजित पवार यांच्या पक्षाची रणनीती काय असेल, कोणत्या प्रचाराच्या मुद्द्यांवर भर दिला जाईल, याबाबतही अजित पवार बोलले।